हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्व कक्षा 10वीं का हिंदी का 2023 में जो पेपर आया था उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपका 27 को पेपर है तो इसको आप रिवीजन में करके ज़रूर जाएं। चलिए वीडियो को यहाँ पर देख लेते हैं स्पीड के साथ, और आप भी वीडियो की स्पीड बढ़ाकर ही वॉच करें, अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें मोबाइल पर। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे वो? तो वो कबीर को मानते थे। कहाँ है कबीर? ये रहे कबीर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा कि वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। क्रिया विशेषण का भेद है तो कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक भेद है। कौन सा? बा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आता है आपका कि बालक तारकेश्वरनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो किसका टीका लगाते थे? तो भभूत का टीका लगाते थे, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीतिकाल के कवि थे। तो रीतिकाल के कौन कवि माने जाते हैं? तो भूषण को रीतिकाल का कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? विनय पत्रिका की। किसने की थी? विनय पत्रिका की उन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि 10वें रस का नाम क्या है? तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। क्या नाम है? वात्सल्य रस 10वें रस का नाम है। अब आते हैं उसके बाद हम यहाँ पर खाली स्थानों पर। ठीक है, तो पहला खाली स्थान हमारा क्या लिखा हुआ है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। उसके बाद आता है अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ लिखा है? ये रहा कंचनजंगा आपकी है। फिर आता है तीसरा कि सूरदास के खालिस्तान गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। फिर उसके बाद अगला आता है कि चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला है प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? मोतीलाल नाम था। क्या नाम था? मोतीलाल नाम था। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या है? सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर देखो सही जोड़ियां क्या है? पहले का यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा। ABC मतलब कि गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है? निबंध। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, ऐसे मिला दे रहे हैं। अगला है हमारा उसके बाद दूसरे का ई। क्या है दूसरे का ई? हमारा लखनवी अंदाज। किसने लिखा है? जी यशपाल जी ने लिखा है। फिर आते हैं अंधे की लाठी। तो अंधे की जो लाठी है वो किसने लिखी है? डी मतलब कि दा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, ये हो गई। फिर कामयानी लिख लो। कामयानी जयशंकर प्रसाद का 5वें का ए हो गया। 5वें का ए है, 5वें का ए हो गया। और मानवीय क्रियाओं का आरोप। मानवीय क्रियाओं का आरोप है आपका बा मतलब मानवीकरण। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ? ये किसकी आ जाएगी? हमारी आगे की आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे क्या होगा? सारी चीजें हो गई, समझ में आ गया। अगला आते हैं हम यहाँ पर लिखा है क्या? एक वाक्य में। क्या लिखा हुआ है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर देना, जैसे पहला लिखा है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो आप, मैं क्या लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा तो आपको सिर्फ सुनना है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? कि एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अर्थ है कि किसी एक चीज को पाने या उसकी मांग करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा हो। ठीक है, ये क्या है? आपका मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया कि एक अनार 100 बीमार का मुहावरे का अर्थ क्या है? कि किसी एक चीज को पाने या उसकी मांग करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो। मतलब एक कोई सी चीज है, एक चीज है, बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो आप उत्तर में लिखोगे कि 500 गोलियां। कितनी गोलियां? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। अगला है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बादलों की तुलना उन्होंने किससे की है? घुघराले बालों से की है। ठीक है, काले घुघराले बालों से की है। उनके अनुसार काले काले जो बादल बच्चों के काले काले घुघराले बालों के समान सुंदर होते हैं। कभी अगला कहते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्थाई, एक होता है हमारा विभाव, एक होता है हमारा अनुभाव, और तीसरा होता है संचारी भाव। ये सब हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। अगला होता है गद की कितनी गौण विधाएं? गद की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद की 3 गौण विधाएं तो कौन कौन सी हो जाएगी गद की? वैसे तो बहुत सारी होती है, मैं पूरी बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखो क्या? नाटक होती है, फिर एकांकी होती है, फिर उपन्यास। ठीक है, उपन्यास हो गई, 3 हो गई। फिर उसके बाद देखो कहानी है, कहानी के बाद आपका निबंध हो गया, निबंध के बाद आपका आलोचना हो गई। ये सारी आपकी गौण विधाएं होती है, ये आपको याद रख लेना। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी और निबंध और आलोचना, ये सब आपकी गौण विधाएं हैं। अगला है समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला आता है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में हमें क्या बताना है? यहाँ पर ध्यान दो। देखो अब क्वेश्चन क्या था ये वाला कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास आपको पता ही होगा, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। ये आपको पता है समास के
बारे में। अब उसके बाद आते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, सत्य असत्य। तो पहला प्रश्न लिखा है हमारा क्या कि जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बात सही है, सत्य है। फिर अगला है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। तो ये क्या है, धुल जाते हैं प्रेयर व्हील से। फिर अगला है कि हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो हाँ, गिरा था। अगला प्रश्न है कि मुख्य घटक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। तो हाँ, थे। अगला प्रश्न है दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद नहीं है, समान मात्राएं क्या होती है। फिर आता है आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था। तो पहल आग का आविष्कार किया था, सबसे राइट सही है, मतलब एक गलत है इसमें, बाकी सब सही है। अब यहाँ पर उसके बाद आता है हमारा क्या, यहाँ पर अब ये तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये आप आपकी फेयर में या जो आपने नोट्स बनाया उसमें देखना क्या लिखा है जी। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है कि यशपाल या मनु भंडारी का कोई का आ सकता है। तो आप इसमें से देख के इनको जरूर याद करें। आपको कम से कम 5 तो कवि है ना, 5 कवि परिचय और कम से कम 5 आपको लेखक परिचय याद करके चलना पड़ेगी, क्योंकि इनमें 5 तो करना पड़ेगी। और ऐसे ही 5 आपको प्रार्थना पत्र, ठीक है, उसमें से 2 या 3 लेटर, ठीक है, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं, ठीक है। और निबंध, कम से कम आपको 3 निबंध तो अच्छे से पढ़ के चलना पड़ेंगे। और मैंने आपको कई बार तरीका बता भी दिया है कि कैसे आप निबंध को लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब ये लिखोगे ना, तो ये क्या लिखा है कि साहित्य में मनु भंडारी अथवा यशपाल का। अब आपको पता है कि ये कौन है, इनके बारे में सबसे पहले 2 रचनाएं लिखना है सीधी सीधी। तो ठीक है, तो यशपाल जी की कौन सी है रचना, झूठा सच और अमित, ये इसकी रचना है। भाषा शैली क्या है इनकी, कि इनकी जो भाषा शैली थी बहुत साधारण थी, है ना, आकर्षक थी इनकी भाषा। इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली ज़्यादा बोलते थे ये, और उसमें तद्भव तत्सम देशज और विदेशी भाषा के शब्द देखने को मिलते थे। और इसके बाद और आता है कि इसमें उनकी भाषा में सरलता, सरसता और मधुरता दिखाई देती थी, और विदेशी भाषा के शब्द भी वो प्रयोग करते थे। अब आती है ये किसकी बात हो गई, यशपाल की हो गई। अब यशपाल जी की जो और भाषा शैली है ये हमने लिख दी। अब भाषा शैली के बाद और भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं भावनात्मक शैली क्या थी, विवेचनात्मक, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या लिखना है फिर, साहित्य में स्थान। तो यशपाल यथार्थ परंपरा के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने बनावटी जीवन और दिखावे की राजनीति से विरोध किया है, ठीक है। ये यथार्थवादी लेखक थे यशपाल, ये हो गया। उसके बाद अब मनु भंडारी का भी आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 रचना है, जैसे आपका बंटी और मैं हार चुकी, ये वाला लिख देना। फिर दूसरा क्या लिखना, भाषा शैली, तो भाषा शैली लिख देना। तो मनु भंडारी भी सेम की सेम यही थी, ठीक है। वो भी मुहावरे, देशज विदेशी भाषा का प्रयोग करती थी, उन्होंने लोकोक्तियाँ, मुहावरे का स्वर भाविक प्रयोग किया है, ठीक है। उनकी भाषा बदलती रहती थी, ठीक। उसके बाद साहित्य में स्थान लिख देना। मनु भंडारी का लोकप्रिय कथाकार है, उन्होंने समाज में शोषित नारी एवं पिस्ता जो आदमी है, आम जनता और दशा को अपने साहित्य में विशेष स्थान दिया है, वो साहित्य में हमेशा याद रखी जाएंगी ऐसे। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या, कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति व देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। नेताजी का चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा न तो नहीं था, पर वह भावना देखकर उसे लोग कैप्टन कहते थे। जैसे हमारे यहाँ लोग नहीं कुछ भी करने लगते हैं तो अपन लोग उनके नाम से पुकारने लगते हैं। अगला आता है अथवा में उसका कि इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो आप उसमें उत्तर लिख देंगे कि क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यस्त नष्ट हो जाती है, इसलिए लेखक के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे उन्हें चूल्हे के चौके से काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे, ठीक है। अगला आता है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न संगीतक, रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां के जन्मभूमि की है। यह सोन नदी के किनारे एक वह नरकट घास, ठीक है, मिलती है जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। अतः इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है क्योंकि ये वहीं से बनती है। अगला प्रश्न आता है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो आप उसमें उत्तर में लिख देंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तत्व को खोज करता है, वह व्यक्ति वास्तविक अर्थ में सांस्कृतिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, यह सिद्धांत नया था, इसलिए इसे सांस्कृतिक व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। अगला और भी लिख सकते हैं, जैसे भी अपनी योग्यता से आग और सुई धागे का आविष्कार किया, वे सांस्कृतिक व्यक्ति रहे। इसी प्रकार जन कल्याण की भावना से निहित जन कल्याण सूत्र स्थापित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
हैं सांस्कृतिक सांस्कृतिक व्यक्ति कहेंगे। अगला आता है उसके बाद हमारा क्या, मुहावरों का अर्थ। तो यहाँ पर लिखा है खून पसीना एक करना, तो खून पसीने का क्या हो जाएगा, कड़ी मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग कर दो कि किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है। अगला कर दो दाल ना गलना। दाल ना गलना मतलब सफल ना हो पाना। तो आप लिख देना कि एक सरकारी दफ्तर में एक काम करने वाला अपने काम में सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद अगला आप वो तो कुछ भी लिख सकते हो आप, वाक्य में प्रयोग तो कुछ भी आप अपने हिसाब से। ठीक है, अगला आता है कि निम्नलिखित शब्दों को समास बिखरे कर समास का नाम भी लिखना है। सबसे पहले पंचवटी। तो पंचवटी कैसा है, नाम आ गया पंच, जब पांच आता है मतलब शब्द आता है तो आपको पता है कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दिगु कहते हैं। क्या कहते हैं, दिगु। तो दिगु समास हो गया। क्या हो गया हमारा, ये दिगु समास हो गया। अगला आता है आपका नीला अंबर। तो आप नीला अंबर ऐसा अलग टूट जाएगा, ऐसे पंचवटी भी क्या हो जाएगा, पांच पेड़ों का समूह। ऐसी पंचवटी जो नीला अंबर है वो कौन सा है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। इसको तोड़ोगे तो नीला है जो अंबर, कैसा हो जाएगा, ये नीला है जो अंबर हो जाएगा। अगला उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रश्न और भी बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्या, कि भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसमें आप उत्तर में क्या लिख देंगे कि भोलेनाथ और उनके साथियों के खेल और खेल की सामग्री हमारे खेल सामग्रियों से बहुत भिन्न है, क्योंकि भोलेनाथ और उनके साथी प्राकृतिक सानिध्य में रहकर स्वतंत्र वातावरण में गली मोहल्ले खेत खलियान बगीचे नदियां तालाबों में प्राकृतिक व अनुपयोगी वस्तुओं को ही खिलौने का स्वरूप देकर खेलते थे। खेल के माध्यम से ही व्यवहार कुशलता और संस्कृति का आत्मसात कर लेते थे। ऐसे खेल सुरक्षित और जीवन उपयोगी साबित होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे आंसर में कि आप उसमें उत्तर में लिख देंगे कि एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोटक के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा। रेडियोधर्मी किरणों ने उस आदमी को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। उसे देखकर लेखक के मन अनुभूति जाग गई। उनके मन में विस्फोटक व प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। ठीक है, उस समय वह विस्फोटक का भोक्ता बन गया। ठीक है, ये आप लिख दोगे। उत्तर अगला आता है प्रगतिवादी कवि की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहला तो आप लिख दोगे नारी भावना। ठीक है, प्रगतिवादी नारी भावना आई थी, फिर कला पक्ष आया था। ये दोनों बहुत आए थे आपके, तो दो विशेषताएं लिखना है तो आप लिख देना नारी भावना। तो प्रगति कवियों की का विश्वास है कि मजदूर और किसान की तरह साम्राज्यवादी समाज में नारी भी शोषित है। ठीक है, कला पक्ष में लिख देना प्रगतिवाद जन आंदोलन के रूप में उभरा था, इसलिए इन कवियों ने अपनी भाषा को बहुत सरल और जन भाषा के नजदीक रखा। ठीक है, और अलंकार के रूप में ये समाजवादी प्रवृत्ति के घोतक मानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन होगा, ये तो क्या हो गया हमारा कि वर्णन हो गया। अब आता है प्रगतिवाद की कुछ अन्य विशेषताएं भी आप लिख सकते हो, जैसे शोषणों के प्रति घृणा तथा शोषणों के प्रति संवेदनशील, दीनहीन किसानों के प्रति सहानुभूति भाव, अशिक्षा शोषण नारी समाज आदि की जागरूकता के संदेश। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब प्रगतिवादी कवि कौन होते हैं, तो प्रगतिवादी कवि है आपके कौन, नागार्जुन। इनकी क्या लिखा है इन्होंने, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। और दूसरे कौन है प्रयुगवादी कवि, केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने क्या लिखा है, युग की गंगा नींद के बादल। ठीक है, ये लिखे इन्होंने। अगर आता है उसके बाद हमारा क्या, कि रीति काल की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो रीति काल की कोई दो विशेषताएं क्या हो जाएगी, सांसारिक सुख की प्रधानता करता है ये, कवियों का राज्य आश्रित होना, फिर ब्रज भाषा में काव्य का रचना और वीर रस की प्रधानता। ये हमारा क्या हो जाएगा, रीतिकाल की कवि की रीतिकाल की विशेषता हो गई। अगला आता है सूरदास और नागार्जुन की विशेषताएं काव्य की विशेषताएं। तो क्या लिखना है, दो रचनाएं और भाव पक्ष। उसमें हमने कला पक्ष लिखा था, इसमें भाव पक्ष। इसमें क्या होता है, जब भी कवि यानी कि कविता लिखता है कवि, तो वो कोई अपने भाव आते हैं उसके बाद में फीलिंग आती है तब वो लिखता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, भाव आता है। लेखक में कला आती है, ये वो कब अलंकार का प्रयोग कर रहा है, कब समाज का प्रयोग कर रहा है, सब बहुत सारी चीजें कला होती है वो। ठीक है, और ये भाव के आधार पर लिखी जाती है। इसमें दो रचनाएं लिखोगे तो सूरसागर, सूरलहरी, और यह जाएगा। भाव पक्ष क्या लिखोगे आप, कि ये कृष्ण भक्त थे, है ना, इनकी जो भावना थी वो मतलब भजन करने की थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूर्य के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, श्रृंगार का रस राजत्व यदि हिंदी कहीं मिलता है तो केवल सूर्य में मिलता है। उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा क्या, इसमें नागार्जुन का। तो नागार्जुन साहब ने क्या लिखा है, तो आखिर ऐसा
क्या कह दिया, युगाधार। ये इसकी दो रचनाएं हो गई इनकी। अब भाव पक्ष, नागार्जुन शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया। यायावारी स्वभाव वाले नागार्जुन के भाव काव्य में प्रकृति का साकार हो उठी। प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता आदि को पुट के इनके काव्य को बहुआयामी बना दिया। सहजता नागार्जुन के काव्य की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न आता है कि परशुराम के क्रोध, नहीं ये वाला प्रश्न था, तेरा ये छूट गया था। तेरा प्रश्न हमारा क्या कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो क्यों बचना चाहता है तो आप लिख देंगे क्योंकि जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है। वह अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे क्षणों की स्मृतियां भी शेष है जिसके सहारे वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। उन यादों को उनके अपने अंतर मन संजोर कर रखा है और उन्हें वह प्रकट नहीं करना चाहता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने दिया था यहाँ कि हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझा था। श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया। ठीक है, अगला है कि धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। ये उन्होंने तर्क दिए थे। अगला आता है हमारा क्या कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो आप लिखेंगे क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न और घुमड़न में मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप को हरते हैं, अर्थात वर्षा करके पीड़ित प्यास जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो आप इसमें उत्तर लिख देंगे कि संगतकार। ठीक है, संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों को संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता के पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं परंतु ये लोगों की निगाहों में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है और उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा क्या कि खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो खंड काव्य की दो विशेषताएं क्या होती है, खंड काव्य क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो खंड काव्य परिभाषा लिख दो। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसमें एक ही शब्द का प्रयोग होता है। कथा वस्तु पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषय पर आधारित होती है। इसमें श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य महान होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य, महान होता है। अगला प्रश्न आता है उसके बाद हमारा श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो आप परिभाषा तो जानते ही हो कि नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमी प्रेम का वर्णन होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण आपको बहुत सारे याद भी होंगे, अपने मन से लिख भी सकते हैं आप। तो आप ये वाला उदाहरण याद करके जाए, बहुत अच्छा होता है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यति समय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पर टारत नहीं। ठीक है, पर टारत नहीं। तो ये आपको याद करके जाना सरल है। ठीक है, उसके बाद आता है चौपाई छंद को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। तो चौपाई क्या होती है, तो यह सममात्रिक छंद होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। ठीक है, और उसकी आप क्या लिखोगे, तो परिभाषा हो गई। अब आप उदाहरण लिख रहा है इसमें, तो उदाहरण में आप यही लिख लेना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलु लोग उजागर, रामदूत अतुली बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है ना, वो ये वाला श्लोक आप लिख लेना। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें सब कुछ हो रहा है और आपको इसमें ये लिखने के बाद आपको ये ध्यान से इसमें जो मात्रा है ना वो जरूर लगाना है। अगला आता है कि अनुक्ति अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अनुक्ति अलंकार क्या होता है, तो अनुक्ति अलंकार किसे कहा जाता है, तो जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी की बात कही जाती है तो वह अनुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में आप क्या लिख लेंगे, आप उदाहरण में आप इसको लिख देंगे कि माली आवत देख कर कलिया करी पुकार, फूले 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 चुन लिए काली हमारी बात। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका अनुक्ति अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कहानी और उपन्यास में अंतर। जितने भी इसमें ये प्रश्न आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, तो आप एक साइड कहानी एक बार उपन्यास लिख लेना। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन
वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है, कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं, कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा होता है उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न आता है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा एक साइड रेखा चित्र, एक साइड संस्मरण लिख लेना। रेखा चित्र मतलब रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है और संस्मरण किसी घटना पर आधारित होता है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप से अपनाता है और संस्मरण में लेखक का तटस्थता लेखक घटना से निकट संबंध होता है। ठीक है, इसमें तटस्थता नहीं होती। अगला है रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है और इसमें वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। संस्मरण में क्या होता है, चित्र वित्र नहीं होते, इसमें तो एक वर्णन होता है और विचार होते हैं और विवरण होता है, सॉरी विचार कह रहे हैं, विवरण होता है। और रेखा चित्र में सिर्फ क्या होता है, रेखाओं से दर्शाया जाता है चित्र बनाकर। फिर उसके बाद ये आपको पद्यांश दिख रहा है, तो पद्यांश तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको क्या बताएं हम, पद्यांश को आप पढ़ना और पद्यांश को पढ़ने के बाद इसको आप अपनी मर्जी से लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये आ सकता है, ये लिखवा सकते हैं अपन आपको। क्या लिखा है कि मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ, तो आप अपना लिख सकते हैं कि वाणी ही मनुष्य को प्रिय और अप्रिय बनाती है। यदि मनुष्य में अनेक गुण हो परंतु बोली मीठी ना हो तो उसे कोई पसंद नहीं करता। इस तथ्य के कोय और कोयल का उदाहरण देकर समझा सकते हो आप लोग। ठीक है, दोनों देखने के में समान है परंतु कौवे की कर्कश आवाज और कोयल की मधुर वाणी दोनों अपनी अलग अलग पहचान बनाती है, इसलिए कौवा सबको अप्रिय और कोयल सबको प्रिय लगती है। दोनों की वाणी सुन सभी उनके गुणों को जान जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा 3 नंबर में आप लिख देना। और एक ऐसा भी लिख देना कि ऐसी वाणी बोलिए बल का आपा खोए और को शीतल करे अपहु शीतल होए। ये भी आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। अथवा में आपका जो प्रश्न है कि बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकानदार के मालिक में संवाद लिखना है, तो संवाद मतलब कम्युनिकेशन लिखना है आपको। जैसे आप बात करते हो ना दुकानदारों से अपने दोस्त, जैसे आप दुकान में जाके कि क्या क्या होता है, तो महंगाई की आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो आपको ये समझाना है कि महंगाई हो गई है और कैसे हुई उसे पूछना है, ये सब बातें आपको सब लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को आपको ये पैसेज कह रहा है, ये आपका कविता दी गई है, मतलब एक पद दिया गया है, आपको पद को पढ़ के लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो आपसे पूछे जाए। ठीक है, अब आती है आपकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या लिखिए कि नगर अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। अब आवेदन पत्र है तो आप क्या लिखोगे, सेवा में अध्यक्ष नगर निगम इंदौर, आप विषय लिखोगे मोहल्ले की सफाई में संबंध। अब बाकी तो फिर ये आपको लिखना है कि निवेदन है कि मैं वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ, इस मोहल्ले की सफाई का कार्य पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। हमारे नगर में सफाई 15 दिनों में एक बार हो जाती है और इसका कूड़ा करकट लेने भी कोई नहीं आता है। ठीक है, कचरा इधर उधर बिखरा रहता है, गली मोहल्लों में नाली की सफाई नियमित नहीं होती है, कचरे सबके कारण मच्छर होते हैं, इससे बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, और फैलने का डर रहता है। साथ ही स्थान समय समय पर या स्थानों पर कचरा कूड़ा फैला रहता है, मोहल्ले की स्थिति डरकीय है। ठीक है, आपसे मेरा निवेदन है कि स्वयं इस मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सार्वजनिक हित में आप नगर निगम के कर्मचारियों को इस मोहल्ले की नियमित सफाई करने का निर्देश दें, क्योंकि सफाई की उपेक्षा से मोहल्ले वासियों को बहुत कष्ट तथा सफाई की समुचित व्यवस्था न होकर वह आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आंदोलन की बात मत लिखना, नेगेटिव हो जाती है वो। ठीक है, धमकी भरा हो जाता है, तो इसको मत लिखना चाहे आप लोग। ठीक है, तो उसको छोड़ देना वहाँ से। ये यहाँ तक लिख देना, सार्वजनिक हित में अपने नगर निगम कर्मचारियों के मोहल्ले को नियमित सफाई करने के निर्देश दें। आपका मैं सदैव आभारी रहूँगा। मोहल्ले वासियों के नाम और भवदीय आप अपना नाम लिख सकते हो और बहुत सारे लोगों को भी नाम लिख सकते हैं साइन करा के। मतलब साइन आप तो करा नहीं पाओगे पेपर में, पर आप ऐसे नाम लिख देना। अपने मित्र को क्या लिखना है, बधाई पत्र, तो आपके लिखोगे ऊपर पता लिख दोगे। आपको सर ने बता दिया था कि कैसे आपको लिखना है। लेटर का जो पैटर्न होता है, लेटर और एप्लीकेशन का जो पैटर्न है वो आपको जो न्यू वाला पैटर्न है, पुराना पैटर्न पर नहीं चल रहा है, जो 2024-25 सत्र का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित आपको लेटर और एप्लीकेशन लिख कर आना है। अगर आप पुराने पैटर्न पर लिख के आते हो तो आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, लास्ट 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न में है क्या, पर्यावरण प्रदूषण और वर्तमान में समय कंप्यूटर की उपयोगिता और जीवन में प्रगति का महत्व और जीवन में खेलों का महत्व। तो इस इतने सारे हमारे क्या है, लेटर मतलब निबंध हो गए। अब निबंध में आप क्या लिख सकते हो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण ले लो। सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके बाद प्रदूषण लिख दो, प्रकार लिख दो, और उसके बाद प्रदूषण के प्रकार के बाद आप और भी चीज़ अगर आपको याद है तो वो सब लिख दो। ठीक है, क्या कर दो, उन सबों को लिख दो। और इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेपर का ऐड हो गया। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ के बता दिए गद्यान से, तो आप खुद अपने हिसाब से पढ़ के और हल्के आंसर देखने की कोशिश कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको 2023 का जो पेपर आया था वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है। ओटी मैंने पढ़ा दी, आप एक बार और रिवीजन कर लेना। और आपसे एक ही प्रार्थना है कि अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। आपको 2022 का जो प्रश्न पत्र है मैं उसको भी आपको सॉल्व कराऊंगा, और 2024 वाला है जो पिछला वो भी कराने वाला हूँ एक दिन में अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।